दोस्तों तो आज हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे फिजिक्स का। और हम दोस्तों क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक आपको आज सॉल्यूशन बताने वाले। बहुत ही छोटा ही वीडियो होने वाले, सारे कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो ये सही बात है दोस्तों। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये कभी भी दोस्तों आपको क्रॉस करते नहीं मिलेंगे। दूसरा है द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेस में दोस्तों क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोस्तों सारे पॉइंट्स का सेम होता है। ऑल पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी पॉइंट्स के बीच में ज़ीरो होगा। तो फिर आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्क डन आपका क्यू डेल्टा वी होता है, और डेल्टा वी क्योंकि ज़ीरो है यानी कि ये ज़ीरो, तो ये भी दोस्तों सही बात हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, हमको इनकरेक्ट बताना है। तीसरा है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जो दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं वो ऐसे प्लेन्स बनते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोस्तों हमको प्लेन दिखते हैं। ये स्फीयर दोस्तों आपको किसी भी एंगल से दिख तो नहीं रहे हैं, इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ये आपके प्लेन्स होते हैं ना कि स्फीयर। तो ये आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। हाँ दोस्तों, ऐसे इमेजिनरी स्फीयर्स हो सकते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए वो दोस्तों इमेजिनरी स्फीयर्स हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज। और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 7 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 5 मिलीकूलम। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं कि टाउ जो होता है, टॉर्क जो होता है वो आपका होता है पी ई साइन थीटा, जहाँ पर पी आपका डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट तो आप जानते हैं कि वो चार्ज इनटू लेंथ होता है। तो फिर आप यहाँ पर रख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू पी की जगह क्यू इंटू एल रख दिया मैंने ई साइन थीटा। तो फिर दोस्तों यहाँ से आप क्यू का इक्वेशन बना सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई एल साइन थीटा। और आपको दोस्तों टाउ ई एल साइन 30 सब रखा हुआ है। जब आप इस पर पुट करेंगे, अभी मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये दोस्तों आपका आएगा 2 मिली कूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ कूलम। मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी, आप उस पर पुट कर सकते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सी आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, a metallic plate exposed to a white light emits electrons for which of the following colors of light does the stopping potential will be maximum। और आपको ऑप्शन जो है ब्लू, येलो, रेड या फिर वायलेट। तो फिर दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो दोस्तों हमारा होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो और दोस्तों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आप इक्वेशन जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का दोस्तों इक्वेशन जो होता है वो होता है ई माइनस फाइव, और ई जो दोस्तों आपका होता है एच न्यू। तो एच न्यू माइनस फाइव अपॉन ई, ये आपका है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फिर अब आप यहाँ पर देखिए कि ई जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा। तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि आपको कुछ कलर दिए हुए हैं विव ग्योर। तो अगर मैं विव ग्योर में देखूँ तो दोस्तों तो नीचे लैम्डा बढ़ता जाता है और फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको म्यू बोलते हैं तो वो बोल लीजिए, वो मैक्सिमम है। यानी कि इसकी जो दोस्तों एनर्जी है वो भी मैक्सिमम है, इसका एच न्यू मैक्सिमम है। तो फिर ये टर्म सबसे बड़ा हो जाता है। इसलिए वॉयलेट कलर का दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको देखने में मिलता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये आपका एच न्यू माइनस फाइव अपॉन ई हो जाता है, और न्यू सबसे ज़्यादा आपका होता है वॉयलेट का। तो फिर इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन 4,
व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन गोल्ड फाइल, most of them go straight through the file because alpha particles are positively charged. The mass of an alpha particle is more than mass of electron. Most of the part of an atom is empty space. या फिर अल्फा पार्टिकल मूव विथ हाई वेलोसिटी। तो फिर ये दोस्तों तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम स्पेस घेरता है, बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो एम्प्टी रहता है, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से पास कर जाते हैं। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा कि वहाँ से उनको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि जो न्यूक्लियस है दोस्तों बहुत ही कम जगह पर होता है, दूसरी जगह से उनको डिफ्लेक्शन नहीं मिलता, इसीलिए ये सीधे ही पास कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 5। An electron is moving along positive x-axis in a magnetic field which is parallel to the positive y-axis. In what direction will the magnetic force be acting on the electron? Along minus x-axis, along minus z-axis, along minus y-axis या फिर along plus z-axis? तो फिर दोस्तों आप इसके लिए एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी फिंगर्स का डायरेक्शन रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपनी थंब का डायरेक्शन रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वाई और एक्स एक्सिस बना लेते हैं, तो ये आपकी जेड भी हो जाएगी, ये आपकी एक्स, ये आपकी वाई। तो फिर इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका यहाँ जा रहा है, तो फिर करंट कहाँ जाएगा? करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाकर करंट को ही बना लेते हैं। करंट दोस्तों आपका यहाँ पर है। तो फिर अब कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस आपकी ये रही, उसके पैरेलल, तो ये आपकी भी। तो फिर जब आप अपना हाथ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें और करंट को, जब आप करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को मोड़ेंगे, तो फिर आपका जो पाम जाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों? अंदर की तरफ जाएगा, वो इनटू द पेपर जाएगा। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर में तो खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से दोस्तों अंदर की तरफ जा रहा है, तो माइनस जेड एक्सिस, तो क्योंकि बाहर आती है प्लस जेड, अंदर आती है माइनस जेड, तो ये आपकी माइनस जेड एक्सिस कह सकते हैं, या फिर आप इनटू द पेपर भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हो। तो फिर ये आपका बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा रूल है ये, राइट हैंड पाम रूल। तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये उससे ज़्यादा ईजी भी है। डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स आपको रखनी फील्ड की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट थंब की डायरेक्शन में, और जो आपका राइट हैंड का पाम जिस तरफ जाएगा वो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी एंड दैट ऑफ सब्सटेंस वाई इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी देन। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर होती है आपकी 1 प्लस जाई एम। और दोस्तों जाई एम दोस्तों होता है पैरामैग्नेटिक के लिए लेस देन ज़ीरो, नहीं ग्रेटर देन ज़ीरो। तो पैरामैग्नेटिक के लिए दोस्तों वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए अगर हम बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम, और जो जाई एम है वो जस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों वो क्या होती है, 1 से बड़ी वैल्यू आती है। तो वाई तो आपका पैरामैग्नेटिक है, तो वाई आपका पैरामैग्नेटिक है। एक्स की बात करें तो स्लाइटली लेस देन 1। तो स्लाइटली लेस देन 1 का क्या मतलब है? यहाँ पर आप देखें कि 1 प्लस जाई इज इक्वल टू म्यू आर, 1 प्लस जाई इक्वल टू म्यू आर। लेकिन जब दोस्तों हम डायामैग्नेटिक की बात करते हैं कि तो ये जो जाई मैग्नेटिक जो है ना दोस्तों, वो आपका हो जाता है 0 से छोटा। तो फिर यहाँ से आपके जो म्यू आर है वो जब आप 1 से किसी नेगेटिव चीज़ को ऐड करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो फिर ये आपका 1 से भी कम होता है। तो फिर पहला आपका एक्स आपका डायामैग्नेटिक है और वाई आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसकी 1 से वैल्यू ज़्यादा है वाई की और एक्स की वाई से वैल्यू छोटी है। तो फिर आई होप मेरे को आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि म्यू आर डाया का दोस्तों
1 से छोटा होता है, पैरा का जो दोस्तों होता है वो 1 से जस्ट बड़ा होता है, और फेरोमैग्नेटिक का दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है 1 से। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 दोस्तों आपका है, एन एम्पियर ऑफ रेजिस्टेंस 0.81 ओम रीड्स अप टू 1 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर इज। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि एक रेजिस्टेंस है 0.1 ओम का, तो उससे जो दोस्तों करंट आता है वो आपका आता है 1 एम्पियर का। कितना हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, शंट यानी इन लगा दें, तो शंट दोस्तों हम करेंगे पैरेलल में, क्योंकि हमको करंट बढ़ाना है तो हम पैरेलल में ही लगाएंगे ताकि रेजिस्टेंस नेट जो है वो थोड़ा कम आ जाए। तो हमको क्या करना है, 10 एम्पियर तक लेकर जाना है। तो फिर हम 9 एम्पियर यहाँ से दौड़ा लेते हैं, क्योंकि 1 एम्पियर सिर्फ 0.81 एम्पियर ही 0.81 ओम वाला जो है वो सिर्फ 1 एम्पियर को ही सहन कर पा रहा है। तो हम एक रेजिस्टेंस आर लगा लेते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर कहा गया कितना ये आर आपका करेगा। तो फिर दोस्तों हमने क्या किया है, पैरेलल में लगाया है, हमने इसको दोस्तों पैरेलल में लगाया है। तो दोस्तों पैरेलल पे लगाने पर क्या होता है, V जो होता है दोनों रेजिस्टेंस में सेम होता है। तो फिर V इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। इसमें क्या है दोस्तों, 0.81 ओम वाले में एक एम्पियर जा रहा है, दूसरे वाले में 9 एम्पियर जा रहा है, और उसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो 0.81 को 9 जब डिवाइड करेगा तो दोस्तों ये क्या होगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 9/100 यानी कि 0.009। तो फिर ये आपका 0.09 आंसर आ जाएगा। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हम देख लेते हैं। तो फिर ये अब आपका दोस्तों आंसर सही होना चाहिए बी। तो फिर ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरेलल में हमको लगाना है और वोल्टेज सेम कर देना है। अगला है, एन इलेक्ट्रॉन विथ एंगुलर मोमेंटम एल अराउंड द न्यूक्लियस हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय। तो दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का आपको रेशियो याद होना चाहिए E/2m। तो फिर इससे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, EL/2m आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आपका इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग distances is done with the use of transformers. The voltage output of the generator is stepped up because of। दोस्तों आपको अगर स्टेप अप करना है तो फिर दोस्तों ट्रांसफार्मर का एक काम होता है पावर लॉस को कट करना। इसके लिए दोस्तों आई जो है वो दोस्तों लेस कर दिया जाता है। तो आपका ए भी सही है, सी भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन ए एंड सी आपका सही हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दोस्तों आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि आई को दोस्तों रिडक्शन कर देते हैं, जिससे आपकी पावर है वो कम हो जाती है। पावर तो आप जानते हैं I²R। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 10 आपका, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो आपको ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी हुई है, जिसमें ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। तो फिर दोस्तों डायरेक्शन कैसे निकलती है, डायरेक्शन तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, डायरेक्शन के लिए दोस्तों E×B हम करते हैं, E×B। उसके लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा ये आपका राइट हैंड थंब रूल है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको A से B की तरफ घुमाना है अब अपना हाथ। तो फिर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपना हाथ घुमाना है और अपनी अंगूठे को देखना है। तो फिर दोस्तों जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप हाथ घुमाएंगे तो फिर ये आपका अंगूठा आपका आउट की तरफ आएगा। तो फिर आप खुद भी करके देख सकते हैं। ए से बी घुमाना है आपको, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ए बोल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को बी। तो ए से बी आपको अपना उंगलियों का हाथ घुमाना है, तो आपको आउट आपका थंब आता हुआ दिखेगा। तो फिर यही डायरेक्शन होगी इनके क्रॉस प्रोडक्ट की। तो फिर ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ई एंड बी, ये तो आप जानते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो फिर ये था आपके दोस्तों क्वेश्चन 1 to 10, क्वेश्चन 11 to क्वेश्चन 20 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।